गुड मॉर्निंग। आराम से आराम से। कितनी उंगलियां दिख रही है? गुप्ता जी दिख रहे? चैप्टर 1 पे थे हम। ओसीएम चैप्टर 1। नोट्स मिली है सबको? ये किसकी है? एक्स्ट्रा है, ओके। ओसीएम की नोट्स ये कब की है? आज जो दी वो है ये? अरे पगले ने उल्टी प्रिंट कर दी है। ठीक है, मैं देता हूँ। मैंने उसको ओसीएम मांगा, उसने इकोनॉमिक्स दे दिया। चलो ठीक है। एक्टिविटीज दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है? कुछ नहीं होती। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है? बुक में 3। कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब क्या करना है इस चैप्टर में? बिजनेस के बारे में पढ़ना है, प्रोफेशन के बारे में पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। फर्स्ट है हमारा बिजनेस। Definition of business. Business is nothing but an organized efforts of individual to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's needs. ठीक है। अरे नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी कर लिया था ना हमने, कि नहीं किया था? हो गया था ना, अंदर का पढ़ना था शायद। ओके। फर्स्ट, देयर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा. ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पढ़ा दिया? पूरा ही हो गया ना ये? एलिमेंट, अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर तो क्वेश्चन आता है, बनता है भाई, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस? फर्स्ट मतलब कोई भी एक फीचर। 2 पार्टीज, एलिमेंट ऑफ रिस्क, आई फीचर्स ऑफ बिजनेस। सोच, आया क्या ध्यान में? आया क्या कुछ याद? सोच, आया क्या याद कुछ? 2 पार्टीज हो गया। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, आया क्या कुछ याद? सोच। प्रॉफिट मोटिव, आया क्या कुछ याद अब तक? नहीं, सोच। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आया क्या याद? सोनी, गए तेरे सारे पॉइंट जा रहे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, आया क्या कुछ याद? नहीं। अब बोलते माजू वाले मार देंगे तेरे को, नहीं तो कुछ नहीं तो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परफेक्ट। ये बोल दिया तब तक उसने, मैं तो बोला था तू भाग जाएगा तब तक, बोल दिया वो तो। और सोच, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। सारे पॉइंट्स बोल के बता। 1 मिनट, हाँ, एक बचा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारे पॉइंट बोल के बता। फीचर्स ऑफ बिजनेस में 2 पार्टीज, प्रॉफिट मोटिव, कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, परफेक्ट, स्मार्ट मूव। हाँ, गौरी हेल्प कर। अनसर्टन एक्सचेंज, अनसर्टन रिटर्न्स। ठीक है, तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ बिजनेस, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। चलो सेकंड आ जाते हैं प्रोफेशन। क्या बताया था डिफरेंस बिजनेस और प्रोफेशन में? क्या डिफरेंस होता है सर? स्पेलिंग अलग होती है सर। बिजनेस गुड्स से डील करेगा, जबकि प्रोफेशन सर्विसेज से डील करेगा। मैं बिजनेसमैन हूं या प्रोफेशनल हूं? पापा क्या करते हैं? अच्छा, तो मल्टी फैक्टर है। पापा बिजनेस, जाने दो। जब भी कोई इंसान गुड्स में डील करता है,
दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ बिजनेसमैन. जब भी कोई इंसान सर्विसेज देता है दैट वुड बी अ प्रोफेशन एंड दोज सर्विसेज एंड दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल. ठीक है, अब आते हैं प्रोफेशन के ऊपर. प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन uses his educational knowledge and special skills to render the services for earning some income. ये डेफिनेशन हमने बिजनेस में तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि सर बिजनेस करने के लिए ना ही आपको कोई डिग्री की जरूरत होती है, ना ही आपको कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है. धीरूभाई अंबानी अनपढ़ है, रिलायंस खड़ा कर लिया. अनिल अंबानी उनका बेटा पढ़ा लिखा है, एमबीए ग्रेजुएट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, बैंकरप्ट हो गया. समझ में आया क्या? इसलिए बिजनेस करने के लिए एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई स्किल का रिक्वायरमेंट है. लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो या किसी इंसान के पास जाते हो और बोलते हो मेरा ऑपरेशन कर, कोई जरूरत नहीं है सर, हमने यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं. क्या करना है, पेट ही तो फाड़ना है. नहीं सर, जब भी सर्विसेज आएगा वहां पे आपका एजुकेशनल नॉलेज और आपकी स्किल्स ये दोनों काम आएगी. ठीक है, तो क्या विदाउट एजुकेशन, क्या विदाउट स्किल मैं प्रोफेशन परस्यू कर सकता हूं? आंसर इज नो. बट क्या मैं बिजनेस परस्यू कर सकता हूं? डेफिनेटली यस. बिजनेस बहुत सिंपल है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, दैट इज अ बिजनेस. इसके अलावा होता ही क्या है उसके अंदर? तुमको आई डोंट नो पता है नहीं पता है, 15 साल का बच्चा है मुंबई का, उसने एक नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया, हो गया 3-4 साल हो गया उसको स्टार्ट करे हुए. मुंबई में डब्बा वालाज है, कभी सुना तुमने डब्बा वालाज? टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो. तो एक मतलब क्या होता है, मुंबई हेक्टिक लाइफ है, मॉर्निंग 8 बजे 9 बजे इंसान निकल जाता है जॉब के लिए. तो अब 9 बजे को इंसान जा रहा है, रात के 9 बजे आ रहा है, तो खाना क्या खाएगा? रोज बाहर का खाएगा तो ढेपला हो जाएगा. तो उसको घर का खाना चाहिए. अब लेकिन घर से खाना आएगा कैसे? वो रहता है बेचारा बोरीवलियन, उसका ऑफिस है चर्च गेट, 2 घंटे का डिस्टेंस है उसके, इसमें वो करेगा क्या उस टाइम पर? तो उस टाइम पर क्या होता है, एक मुंबई डब्बा वाला करके सर्विसेज है जो फ्रॉम द इंसेप्शन है, आज से 50 साल पुरानी सर्विस है. डब्बा वाला आपके घर पे आएंगे, आप उनको टिफिन दे दो, वो टिफिन लेकर आपके ऑफिस में आएंगे, आपको टिफिन पहुंचा देंगे. इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, लंच बॉक्स, इरफान खान की, लेट इरफान खान की. मेरी गलती, मेरे को ऐसा लगता है मैं मूवीज देखता हूँ तो सब देखते होंगे, मेरे को थोड़ी पता तुम टैलेंटेड स्कॉलर बच्चे से पढ़ाई करते हो. माय बैड. तो उसने क्या सोचा, यार ये डब्बा वाला हर जगह जाते हैं, तो हम एक काम करते हैं ना, इनके साथ सिर्फ डब्बा क्यों भेज रहे हैं, मैं इनके साथ में ना बुक्स का बिजनेस शुरू करता हूँ. मतलब मैं भेज तो कुछ भी सकता हूँ, कल को कोई इंसान 4 किलो टमाटर भेज देगा तो वो बेचारा बोलेगा मैं डब्बा लेकर जाऊँ तेरे टमाटर लेकर, सब्जी वाला थोड़ी हूँ मैं. तो उसने बोला ये गुड्स वुड्स नहीं डील करना है मेरे को, मैं बुक्स में से डील करूंगा. सब हर इंसान को चाहिए कि बुक्स जल्दी मिले. मुंबई में या कोई भी मेट्रो सिटीज में रीडर्स ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा होता है. अब ट्रैवलिंग टाइम पर सब लोग अपने जैसे ढोर नहीं होते कि इंस्टाग्राम लेकर बैठे. कुछ लोगों को इच्छा होती है कि वो बुक्स पढ़े, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा होता है, तो वहां पर उनको चाहिए होता है कि हमको बुक्स इजीली मिल जाए. बट बड़ी बड़ी सिटीज में सारी चीजें बहुत दूर दूर होती है. बुक शॉप में जाएगा कौन? बुक है 40 रुपए की, ऑटो का खर्चा 100 रुपए का, कौन करेगा भाई? तो उसने क्या सोचा, इन डब्बा वाला के साथ में मैं बुक्स का बिजनेस शुरू करता हूँ कि आप ऑर्डर कर दो, इसके साथ में मैं आपको बुक्स आधे घंटे में मुंबई के कोई भी पार्ट में डिलीवर करवा दूंगा. एंड यू वोंट बिलीव, उस पर्सन की, उस बच्चे की, 15 साल का बच्चा, आज से 3 साल 4 साल पहले था, अब 19 ईयर्स का हो गया है. उसका नेटवर्थ इज मोर देन 100 करोड़. उसका बिजनेस, यू कैन गूगल इट, गूगल पे देख लेना, इसका नाम नहीं ध्यान मेरे को, बुक्स बिजनेस वाया डब्बा वाला इन मुंबई, ऐसा डाल देना, तुमको गूगल पे पूरा मिल जाएगा, या चैट जीपीटी पे डाल देना. गूगल आई एम सॉरी, सो सॉरी, गूगल, तो तुमको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी. तो द पॉइंट इज, ये बिजनेस करने के लिए उसको कोई स्किल लगी क्या, उसको कोई नॉलेज लगा क्या? तो बिजनेस कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन अगर आपको प्रोफेशन करना है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ एलएलबी, आपको अगर कुछ काम करना है, आपको कोई केस लड़ना है, बीइंग एन एमबीए, आपको कोई मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको स्किल लगेगी, उसके लिए आपको नॉलेज लगेगा. समझ में आया? फीचर्स सर, सबसे पहले तो होता है कोई भी प्रोफेशन का एम. सर बिजनेस का भी तो एम होता है, मैंने बताया ना, बिजनेस के एम बहुत सारे हो सकते हैं. प्लस बिजनेस का एम प्राइमा फेसिली मनी ही होता है. प्राइमा फेसिली बोल रहा हूं मैं,
मनी ही होता है। बट प्रोफेशन का एम प्राइमा फेसिली मनी नहीं होता है। जैसे तुम देखते हो देखते हो मतलब ये देख लेना, 10th पास इंसान जिसको भी डॉक्टर बनना है या वो सोचता है कि मेरे को नीट देना है, NEET नीट एग्जाम देना है, उसको तुम पूछोगे बेटा तेरे को डॉक्टर क्यों बनना है, या 10th तो जान दो थोड़ा बहुत मैच्योर हो गया 10th तक, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। 6th-7th में अगर किसी ने सोचा कि नहीं मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, उसको तुमने पूछा क्यों, तो वो सेंटिमेंट होके बोलता है ताकि मैं गरीबों की मुफ्त में इलाज करूं। जब पता चलता है 10 साल अपने जिंदगी के बर्बाद करके 1 करोड़ का डोनेशन देके वो पास होके बाहर निकलता है, अब उसको बोल फोकट में इलाज, पागल है क्या, इतना पैसा लगा है फोकट में थोड़ी इलाज करूंगा, अब तो मैं एक फ्रेंड से 2-2 हज़ार रुपये चार्ज करूंगा। बट आइडियली कोई भी इंसान प्रोफेशन क्यों चूज करता है, उसका एक अलग एक एम होता है, सोसाइटी के लिए एक एम होता है। कोई भी इंसान को तुम पूछोगे, ऐसा मैंने सुना तो नहीं किसी को बोलते हुए, लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला कि मैं बड़ा होकर पुलिसमैन बनूंगा, तुमने सुना क्या किसी को बोलते हुए आजू बाजू में? एक आदि कोई मिल गया होगा तो मिल गया होगा तुमको, ऐसा कोई बोलता है कि नहीं मैं तो पांडु बनूंगा। अरे हवलदार, मैं तो RT ऑफिसर बनूंगा, मस्त तो सर रेड ड्रेस वाइट ड्रेस पहनने मिलेगा, सीटी मिलेगी खुद की, पुर्र बजाऊंगा, रोकूंगा, मेरे हिसाब से रोकना हो जाएगा, डरेंगे मेरे से लोग। ऐसा कभी सुना क्या किसी का एम? बट अगर किसी ने ऐसा बोला तो वो क्या बोलेगा, नहीं मैं इस सोसाइटी में चेंज लाना चाहता हूँ, साले 200 के नोट नीचे से खाना चाहता हूँ, ऐसा बोल। तो प्रोफेशन का अपना एक एम रहेगा, दैट एम every profession is practiced for earning money, also they render services to their clients and solve their problems and the problems of the society। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मतलब बनने के बाद नहीं, बनने के बाद तो जब जीवन के 4 साल इतना बर्बाद कर चुका है अपने जीवन का, उसके बाद तुम उसको पूछोगे तो वो मानसिक संतुलन हार चुका है अपना, तब मत पूछना उसको, वो गाली देगा। लेकिन अगर उसने 5th-6th में सोच लिया, 5th-6th में तो पता ही नहीं होता आजकल CA क्या होता है, वो तो 10th तक आते आते 2-4 लोगों से इन्फ्लुएंस होकर सुनते हैं CA क्या होता है। 5th-6th में तो CA क्या आता है, हम तो इंजीनियर बनेंगे या तो डॉक्टर बनेंगे, दो ही आता है। और नहीं तो बहुत ही बचपन में तो टीचर बनना होता है, क्योंकि हमने किसी की टीचर को देखा होता है, तो स्कूल में टीचर को देखकर आते हैं, घर में हम खुद ही टीचर बन जाते हैं। हाँ वो ऐसा, वो दुपट्टा ले लिया, चौक ले लिया, हर जगह लिखना चालू कर दिया। हमारा बचपन ऐसा था, बड़ा हम सिंपल इंसान है भाई। तो CA, तुम अगर किसी को पूछो कि तुमको CA क्यों करना है, मुझे मेरे क्लाइंट्स के टैक्स के रेट्स टैक्सेस बचाने हैं। भगवान से तो डर जाता बोलने के पहले, उसी इंसान को काटने वाला है साला तू। CA इंसान क्या करता है, जो भी प्रैक्टिस करता है, बहुत ही सिंपल फंडा है। मतलब पहले मैं ऐसे सिर्फ ये मतलब ऐसे सुनता था कि ऐसे करते होंगे CA, अमरावती के CA करते होंगे, मुंबई के CA करते होंगे, मेरे को पता नहीं था कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। I was very lucky to work in an organization called as XYZ, नेशनल टीवी पर जाने वाला है ना, बोल नहीं सकता ना। I have done my total course and total studies from मुंबई। तो मैं मुंबई के एक आर्टिकलशिप फॉर्म में था, जहाँ पे एक फॉर्म में था जहाँ पे मैं आर्टिकलशिप करता था सांता क्रूज में। तो वहाँ पे एक ये थे पार्टनर्स थे, एक पार्टनर था, सॉरी मेरे पार्टनर नहीं थे वो, मैं जिसके अंदर रजिस्टर्ड था वो नहीं थे, कोई और पार्टनर थे। बट मेरे को उनके साथ काम करना बड़ा मज़ा आता था। एक तो वो बहुत फ्रेंडली थे, हर इंसान के साथ में बहुत, और सिखाने में बहुत मज़ा आती थी, और सिखाते बहुत थे। RB अभी के लिए इनिशियल्स में बात करते हैं, RB। तो मैं उनके अंडर रजिस्टर भी नहीं है, तो आइडियली मैंने को उनके कोई असाइनमेंट्स मिलने भी नहीं वाली थी। पता नहीं ऐसे एक बार सर के पास मैं चला गया कि सर इस पर सिग्नेचर चाहिए थे आपके, तो सर ने साइन किया, और मैं पता नहीं आधा दिमाग का था वही बैठ गया कि देखने के लिए सर क्या कर रहे, पंचायती। मेरा पार्टनर बहुत गधा था, एक नंबर का गधा था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये पार्टनर के साथ मेरे को काम करना था, बट मेरी ये बदकिस्मती कि मेरे को उसके अंदर रजिस्टर होना पड़ा। तो मैं बैठ गया ऐसी, तो ऐसा देखा, तो बोले ओके ओके सेट। मैंने बोला ना वो सिखाते बहुत अच्छा था। मैं कर रहा था, उनको फ़ोन आया केबिन टेलीफोन पे कि जो भी मिलने आए होंगे, तो उन्होंने बोला भेज दो। तो मैंने बोला ठीक है सर, आई टेक अ लीव। तो बोले यू वेट। तो मैं बैठा था सर के सामने, सर बोले नहीं पीछे आ जा, पीछे खड़े हो जा। ओके, कोई क्लाइंट आया होगा। क्लाइंट आया, मेरे को 1 मिनट लग गया उसको समझने में कि ये क्लाइंट कौन है। देखा देखा लग रहा था, लग रही थी, समझ नहीं आ रही थी कौन थी। मैंने उसको हमेशा देखा मेकअप में। वो क्लाइंट प्रीति जिंटा थी। ठीक है, तुम मेरे से बहुत ज्यादा दूर बैठे हो, बहुत ज्यादा दूर हो तुम मेरे से। अब वो मुंबई है, गरीबी होती है वहां पे, कितना भी अमीर होते तो छोटा केबिन था वो फॉर्म में हमारा, तो इतना डिस्टेंस पे होगी।
और सोचो उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा मेरे सामने, जो रो रही है भय भय करके, जो रो रही है भय भय करके, क्या हो गया भाई इसको। तो उस मोहतरमा को आई थी इनकम टैक्स की नोटिस, और इनकम टैक्स की नोटिस में असेसिंग ऑफिसर ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई थी 4 करोड़ रुपए की, अब 12 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ का 40 करोड़ का 30%, 12 करोड़ की पेनल्टी लगा दी थी, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड उस मोहतरमा ने बैंड्रा बैंडस्टैंड पर एक फ्लैट खरीदा जिसका उसने कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं किया, और उस फ्लैट की कीमत वॉज 40 करोड़ रुपीस। तो असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगा के 40 करोड़ उसकी इनकम में ऐड कर दिए, जिसके वजह से उसको 30% का टैक्स भरने को आएगा। लेकिन एक्चुअल में उस जो फ्लैट है उसकी वैल्यू खाली 10 ही करोड़ रुपए थी। बट असेसिंग ऑफिसर 10 करोड़ का 10 करोड़ थोड़ी मानेगा, वो तो 40 करोड़ ऐड करेगा। तो उसने 40 करोड़ ऐड किए, जिसपे 12 करोड़ की उसके ऊपर इनकम टैक्स प्लस पेनल्टीज प्लस इंटरेस्ट ये सब आने वाला था। तो वो कुल 14-15 करोड़ तक जा रहा था। वो रो रही है कि सर इतना का तो फ्लैट नहीं खरीदा मैंने, जितने के ये लोग मेरे पे पेनल्टी और इनकम टैक्स चार्ज कर रहे। ये जो पार्टनर था इसकी पहुंच भयानक ज्यादा थी, भयानक ज्यादा थी। मैंने धर्मा प्रोडक्शन को ऑडिट किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को मैंने इतने सामने देखा है। एक वो एक्टर आता था सोनी है वो, अब वो एक सीरियल आता था ससुराल गेंदा फूल, आए हाय हाय वो वाला, अरे यार सोनी है उसका सरनेम, उस देखा है तुमने उसको, उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो उसके साथ तो मैं ऐसा बाजू बाजू में बैठा था। तो वो पार्टनर की पहुंच भयानक बड़ी है। तो उसके पास मेरे को फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा, प्रीति जिंटा, जरीन खान, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, ये सारे उनके क्लाइंट्स थे। जियोडेसिक, कितने सारी लिस्टेड कंपनी, सारे उनके। हमारे पास पे सारे सब चैरिटेबल ट्रस्ट, टेम्पल, इनके ऑडिट्स थे, जो मेरी पार्टनर थी, इसलिए मेरे को पसंद नहीं आती थी बिल्कुल। तो रो रही थी, तो उसने बोला इट्स ओके, शांत हो जाओ, क्या हुआ है आप मेरे को प्रॉपर बताओ। तो उसने इनकम टैक्स ऐसा वो नोटिस निकाला, नोटिस दिया। आरबी सर जो है उन्होंने देखा, उन्होंने बोला असेसिंग ऑफिसर, उसके नोटिस के नीचे असेसिंग ऑफिसर का नाम और सिग्नेचर होता है। बोले अच्छा ये है क्या, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट मैटर है। और उस टाइम पे ना मैं इन दोनों के सीन में बहुत इन्वॉल्व हो गया। एक ये रो रही है, ये हमारे पास आई है, मतलब हम पिक्चर देखने नहीं जा रहे गदर इनकी, ये हमारे पास आ रही है। समझ रहे हो तुम, वैल्यू समझ रहे हो। और मैं तो यही बनने वाला हूं ना, 2 साल बाद मैं सीए बनूंगा ना, तो मेरी भी ऐसी इज्जत होंगी। ख्याली पुलाव तो अपन 1 सेकंड में बनाते, उसमें टाइम क्या लगता है। तो बोले ठीक है, आई लुक इनटू इट। तो बोले अभी आप जाओ, मैं देखता हूं, मैं आपको फोन करता हूं। मैं इंप्रेस, मतलब फोन नंबर इनके पास, अरे आदमी हो तो ऐसा गजब। ठीक है, तो उन्होंने फ़ोन किया रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला कार रेडी करने बोल दो ड्राइवर को, मैं आ रहा हूँ, मुझे इनकम टैक्स ऑफिस जाना है। सर प्लीज कैन आई कम। बोले चल। मैं अपने को क्या है, हॉस्टल में तो एसी है नहीं, पंखा है जो गर्म हवा देता है। अभी ऑफिस हॉस्टल चला जाऊंगा तो गर्म हवा में सोना पड़ेगा। बढ़िया कार में जाने मिले, ऑडी में जाने मिले, एसी में चलने मिले, फ्री में ऑडी में घूमना हो जाएगा। और कहाँ से, सांता क्रूज से चर्च गेट, मतलब 1.5 घंटा। माँ कसम, क्या चाहिए, ड्रीम लाइफ। और उसमें भी कहाँ जा रहे, असेसिंग ऑफिसर के सामने। किसका केस लेके, प्रीति जिंटा का केस लेके। मतलब कल को अगर इसका डिपोजिशन मुझे मिला तो इससे डीलिंग कौन करेगा। मजा आ रहा था, बोला यही करेंगे भाई अब तो उन्होंने लेकर गया मेरे को। अब इनकम टैक्स ऑफिस पे पहुंचे, चर्च गेट पे इनकम टैक्स ऑफिस है, आयकर भवन बोलते हैं उसको। कोई अगर मुंबई जाएगा तो दिखेगा तुमको, उतरते से इतना बड़ा भवन दिखेगा तुमको, आयकर भवन, दैट इज इनकम टैक्स ऑफिस। वहां पे पहुंचे, उसमें 5 फ्लोर की तो बिल्डिंग, भूल भुलैया, समझ ही नहीं आता कौन सा रूम कहाँ जाके खुल रहा है। एक के केबिन में घुसो, दूसरे के केबिन से निकलते हो, साले का पार्टीशन ही नहीं है वहां पे। पार्टीशन के नाम पर मालूम है क्या है वहां पे, गोदरेज की अलमारी होती है ना, वो स्टील की, ऐसा खचक ऐसी आवाज आती है उसमें की। गोदरेज की अलमारी उनका पार्टीशन है। मतलब एक ऑफिसर बैठा है, दूसरा ऑफिसर बैठा है, उनको बात करना, मुंडी आके करके बात करते हैं, चाय पियोगे क्या। पार्टीशन नहीं है वहां पे। तो वो चड्डा था, मतलब पंजाबी था वो, जो असेसिंग ऑफिसर है। पहले तो उसने इंप्रेशन क्या बनाया
ही इज़ अ डिफिकल्ट नट टू क्रैक, ये तो बड़ा टीडियस मैटर है। अरे मैम आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने आपको इसके पहले भी एडवाइस किया था, आप जो भी करते हो एटलीस्ट एक बार कंसल्ट कर लिया करो, ऐसा वैसा। मैं भी भावुक हो गया, इस टाइम मैं प्रीति जिंटा की तरफ से चला गया। मैं कोई बात नहीं प्रीतु, होता है। अभी अभी यार बेचारी को 15 करोड़, मजाक है क्या? 15 करोड़ की पेनल्टी और उस पर वो रो रही, मतलब ये कंफर्म है कि इसका कुछ चल नहीं रहा है। नहीं तो 15 करोड़ के लिए रोती थोड़ी। आज शाहरुख खान को 15 करोड़ लग जाए, सलमान खान दे देंगे, हट। मतलब इसके पास में है नहीं इसलिए रो रही है, तो सेंटिमेंट जाग गए। तो मैं बोला यार देखते ना सर कैसे डील करते उसके साथ, इतना टफ आदमी है सामने वाला। और असेसिंग ऑफिसर की इज्जत होती है भाई, फटती है असेसिंग ऑफिसर से किसी की भी। मतलब एक सेकंड बताऊंगा केस, साला असेसिंग ऑफिसर सामने मेरे को सामने कर दिया एक ने। अबे गीला हो गया पूरा, पानी तो पैर थर थर कर रहे हैं। उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, मेरे को नहीं आते वो 4 क्वेश्चन, 4 गाली दे दी उसने। कैसा आर्टिकल, वो काम नहीं करते आता। मैं बोला मेरे को नहीं मालूम क्या है, मेरे को भेज दिया उन्होंने सबमिशन के लिए, मैं तो काम भी नहीं किया इस असाइनमेंट पे। तो पहली मेरी इंप्रेशन हमेशा ये रहता है, डरावनी सिचुएशन होती है असेसिंग ऑफिसर। उसके सामने राजेश सर, आरबी सर, जिनकी पहचान इतनी बड़ी है, वो बोल रहे हैं आदमी बहुत टफ है। मैं बोला यार ये तो बहुत डिफिकल्ट, मतलब चल अपने को क्या है, डील तो इनको करना है ना, बस ये आगे नहीं करे मेरे को। तो वो वहाँ पे बैठे, सामने वो दिखे चड्डा अंकल, वो जो ये थे, हाँ वो अंकल हो गए। हाँ बताता हूँ कैसे। अबे बचपन के दोस्त थे वो, आकर बैठा, काम की बात तो किए नहीं 1 घंटे तक, खाने की बात कर रहे दोनों। तुम यहाँ खाकर आए क्या, वहां खाकर आए क्या, ये किया क्या। मैं बोला क्या क्या सीन बनाया उसके सामने, रुला दिया बेचारी को। रो नहीं रही थी वो जितनी तुमने रुलाया उसको। क्या बोला तुमने, इज ए डिफिकल्ट नट टू क्रैक। अबे साले तू उसको बोला ना कि उसको फ्री में कर दे, वो फ्री में कर देगा तेरा काम। लेकिन नहीं, प्रोफेशन है ना, मोटिव है हमारा। तो बाद में उन्होंने बात की जीत करना शुरू किया। मैंने कितना बोला, कितना पेनल्टी लग रहा था, इनकम टैक्स प्लस पेनल्टी 14-15 करोड़ के बीच में था, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं था वो, 14 करोड़ समथिंग लैक्स था, 14 करोड़ पकड़ लो। वो बोल नहीं सकते, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर अगर कुछ फिगर्स उनको बताना है, बट ऑफकोर्स वो बोलेंगे नहीं। किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया, कुछ किया, तो वो क्या करता है, कैलकुलेटर पे अमाउंट लिखते हैं। कैलकुलेटर पे उन्होंने अमाउंट लिख ली 300 और ऐसा पलटा के आगे कर दिया। पहले एक सेकंड में कंफ्यूज है, मतलब ये आदमी बहुत ही सस्ता है, 300 रुपये में मान गया। वो 300 लैक्स होता है, दैट इज 3 करोड़। आरबी सर ने ये मैटर 3 CR में निपटाने को देख लिया, विच ही अग्रीड, ही ऑल्सो अग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम वापस आ गए। मैंने बोला सर अब यहाँ तक छोड़ ही दियो तो हॉस्टल तक ही छोड़ दो। तो 2-4 दोस्तों ने देख लिया कि ऐसा उतर रहा हो ऑडी से, तो लेके वट पड़ना चाहिए ना, तो मतलब उतरे, हॉस्टल चला गया। फिर मेरे को सर का रात को 9-9:30 बजे मैसेज आया, बी देयर एट ऑफिस, बी देयर इन माई ऑफिस टुमारो एट 9 AM। आइडियली हमारा ऑफिस टाइम 10, 10:30 का होता था, 9 बजे बुलाया। मैं बोला पता नहीं कुछ काम हो गया, कुछ होगा। मैं यहाँ पे 9 बजे पहुँचा, प्रीतु बैठी थी वहाँ पे ऑलरेडी, सर नहीं आए थे, प्रीतु और मैं बस 2 ही थे। वो अपना कुछ तो भी कर रही थी, ऑब्वियसली मेरे जैसे से काय को बात करेंगे वो, और कितना छपरी लगेगा। मैं एक सेल्फी सीए के ऑफिस में आके बैठी है, मैं आर्टिकल हूँ तो ऐसा तो नहीं कर सकता। 5-10 मिनट में सर आ गए। सर आए, सर ने बोला पहले तो, ओए बच्ची रो नहीं रही थी बेचारी, रुला दिया कि मैंने बहुत पुश किया बट वो नहीं मान रहे, मैंने अपने एंड से बहुत ट्राई किया। प्रॉब्लम इस, आपने ये जो ये किया है इसमें ये सारे फाइंडिंग्स है, और ये सारे फाइंडिंग्स के वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें आप पर ऐड किया है। और उल्टा मैंने उनको जब ये बताया तो उन्होंने ये बोला कि आपके पिछले 3 साल के उनको रिटर्न्स रिवाइज करवा के चाहिए, और उसके पिछले 3 साल की बुक्स उनको चेक करना है। उसकी जो फटी है, क्योंकि ये 15 करोड़ का मैटर नहीं सलट रहा, पिछले 3 साल का गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए बातें कर रहे हो। तो कुछ बोला क्या उसने ऐसा, असेसिंग ऑफिसर ने? कुछ नहीं बोला ऐसा। अरे खाने की बातें कर रहे थे वो तो। फाइनली राजेश सर ने बोला, आरबी सर ने बोला, मैं लास्ट एक बार आज वापस एक बार ट्राई करता हूँ उसके सुपीरियर पर्सन से बात करके, बट आप ऐसा समझ के चलो रफली ये अमाउंट 10 से 10.5 के बीच में आएगी। थोड़ा रोना कम हुआ, 4 तो बचे।
अगले दिन उसी शाम उसने हेलो उसी शाम सर ने उसको मेल ड्राफ्ट करवाया, मेरे थ्रू ही करवाया कि आप एक बार ऑफिस आ जाइए जब भी आपका कन्वीनियंस हो। मैंने सुपीरियर पर्सन से बात कर ली है एंड वी हैव ग्राउंडेड अप टू अ फाइनल कंक्लूजन। मेल डाला, अमाउंट नहीं डाल सकते, रिटर्न अमाउंट कैसे डालेंगे। मेल डाला, 1 घंटे में ऑफिस में आ गई। एनआईसी मैं ही था वापस केबिन में, मतलब मैं और सर थे, वही जो मैंने डॉक्यूमेंट की बात किया था, हम डिस्कस कर रहे थे। उसने बोला मैंने सुपीरियर से बात किया है, ही हैज फाइनली अग्रीड एट 10 CR। वो खुश, सर आपने 10.5 बोला, मेरे और 50 लाख बचा दिए, मैं तो 10.5 11 का ही समझ के चल रही थी, थैंक यू सर। मैं बोले लेकिन देखना अगली बार से कुछ भी करते हो एक बार कंसल्ट कर लेना, और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट मुझे पूरा कैश लगेगा, क्योंकि बट ऑफ कोर्स मुझे कैश में देना है, और ये सब कैश देके मेरे को आप 2 या 4 दिन में आप मेरे को इसको करवा दो, क्योंकि मेरे को सामने फॉरवर्ड करना है। और जो मेरी फ़ीस है वो अब भले आप मुझे 1 महीने बाद देना, कोई दिक्कत नहीं। फ़ीस का उसने 2 लाख रुपये चार्ज किया, 2 लाख रुपीज़। पाँच दिन बाद पूरे ऑफिस में पेड़े बटे। हमको लगा बटे होंगे ऐसे, आई डोंट नो। बाद में मालूम पड़ा जो आरबी सर है उन्होंने 3 BHK फ्लैट बुक किया। और 1 महीने के लिए ट्रिप जा रहे हैं अब्रॉड। अब बताओ प्रोफेशन क्यों बनना है सीए? क्लाइंट्स के पैसे बचाने के लिए। और ये प्रैक्टिस सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ पर भी होती है सेम प्रैक्टिस। यहाँ पे इन CRs नहीं होता, इन लैक्स होता है, बट ऑफ कोर्स बट प्रैक्टिस यहाँ पर भी यही होती है। सर मैं 10 करोड़ लिए, 3 करोड़ उसके, 7 करोड़ उनके, 2 लाख का अलग। और क्लाइंट कौन सा? प्रीति सिंटा। उसके बेसिस पे और 4 क्लाइंट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट ऑफ कोर्स ना, इनका काम 4 करोड़ सस्ता करवाया तो ये तो वर्ड ऑफ माउथ तो देंगे ना बाद में बाहर जाके। समझ में आया? प्रोफेशन, ठीक है। चलो, सेकेंड इज क्वालिफिकेशन। बट ऑफ कोर्स आपको अगर कोई भी प्रोफेशन करना है तो आपके पास में उस चीज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। A profession can be practiced only after acquiring a required qualifications. Even profession has a certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired only by a systematic and formal training. कोई formal training ही लेना पड़ेगा आपको। जैसे let's say for an example, 5th तक 4th तक घर में भी पढ़ाई करवा सकते हैं आपको, लेकिन स्कूल्स क्यों लगवाते हैं? डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि वो एक फॉर्मल ट्रेनिंग के पार्ट होता है। One cannot practice profession unless this knowledge is acquired. Third is financial returns. But of course है, कोई भी प्रोफेशन क्यों काम कर रहा है? पैसों के लिए, तो वो फाइनेंशियल रिटर्न्स कमाने वाला है। Professionals gets in exchange fees for their services. Income received by professional is not fixed. Just like a businessman, it's not fixed. Professionals can be employed in an organization or self-employed. I am self-employed. और मेरे साथ में जो दूसरी फैकल्टीज है, दे आर बीइंग एम्प्लॉयड इन आरजी क्लासेस। प्रोफेशनल्स वो भी है, प्रोफेशनल्स मैं भी हूं। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर एम्प्लॉयड। अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट्स अ सैलरी, बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली आर कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे गेट फीस। मुझे फीस मिलती है, मेरे फैकल्टीज को सैलरीज मिलती है। तुमसे जो पैसा मुझे मिलता है दैट इज माई फीस, और मैं इनको जो देता हूं पर मंथ दैट इज सैलरी। फोर्थ इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था? कल बताया था, दिल्ली। पैसा, पैसा। प्रोफेशनल्स में सेटअप करने में पैसा कम लगता है एज कंपेयर टू बिजनेस। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैं टीचर हूं। अब टीचर का सेटअप कॉस्ट बहुत हाई नहीं हो सकता। एक ब्लैक बोर्ड एक लेकर बैठना है, एक इंजीनियर है या एक कंसल्टेंट है, एक डेस्क बैंक लेकर बैठना है। लेकिन अगर एक फैक्ट्री का ओनर है, उसको तो पूरी फैक्ट्री लेकर बैठना पड़ेगा। समझ में? Profession can be practiced independently or professionals can work under someone. Independent practice professional requires huge capital for setting his practice. Depend करता है profession किस चीज का कर रहे हो। आप डेंटिस्ट हो, आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीद के लाने पड़ेंगे। आप ऑर्थो डॉक्टर हो, आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगेंगे, एक्सरे मशीन वगैरह से चल जाएगा। आप डमी डॉक्टर हो, अरे वो होम्योपैथिक वाले, साबुदाने की गोली वाले, उनके पास कोई बहुत हाई फंड ऐसे मशीनरी वगैरह होती है कि इसमें जाओ आपका पूरा ऐसा बॉडी स्कैन होगा। कुछ नहीं करते वो तो।
तो सभी प्रोफेशनल्स है, लेकिन सबका कैपिटल वेज डिफर कर रहा है. रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, यस ऑब्वियसली हर इंसान जो भी प्रोफेशनल बनता है वो कोई ना कोई बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड होता है. वो बॉडी के अंदर उसका मेंबरशिप नंबर उसको मिलता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है. जैसे मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम एन MBA और मैं BNAF क्लियर्ड हूँ, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 3 है. मैं 3 बॉडीज में अपने आप को रजिस्टर कर चुका हूँ. जैसे इन ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का अलग था, अब बीइंग अ मेंबर अलग है. मैं रिकॉग्नाइज होता हूं उनके बुक्स में 182,799 नंबर से. मतलब पूरे इंडिया में जितने CA है उसमें का 1,82,799 CA उनके बुक्स में मैं रहूंगा. तो जब तक मेरे पास में मेंबरशिप नंबर नहीं है मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं प्रोफेशनल हूं. क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो, आपने एग्जाम्स क्लियर किया है, तो आपको एक यूनिक नंबर मिला होगा. वो नंबर मैंडेटरी होता है. Some professions have a council which regulates the activity of professional. These professionals have to register them with their respective council and get certificate of practice. Example, Bar Council of India for lawyers, ICAI for CA, IMA, Indian Medical Association for doctors, etc. The code of conduct mentioned by their respective councils must be strictly followed by every professional. जब भी कोई प्रोफेशनल होता है उसके कुछ COC डिसाइड होते हैं, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट. जैसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैं प्रैक्टिस करता तो आई एम नॉट अलाउड टू पोस्ट एनी प्रोफेशनल फोटो ऑन माई वेबसाइट मोर देन पासपोर्ट साइज फोटो. कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करता है वो पासपोर्ट साइज से बड़ा फोटो अपने वेबसाइट पर पोस्ट नहीं कर सकता. मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. अगर मैं प्रैक्टिस करता तो मेरे साथ में मेरी 3 डिग्रीज और है. मैं CA हूं, मैं MBA हूं, मैं BNAF हूं, दैट इज बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस. अगर मैं प्रैक्टिस करता तो मैं आगे की 2 डिग्रीज यूज नहीं कर सकता. अगर कर दिया और मेरी किसी ने कंप्लेंट कर दी, मेरे को 6 महीने की जेल हो सकती है. तुम ऊपर आए, RG क्लासेस का बोर्ड देखा तुमने, कलरफुल था या ब्लैक एंड व्हाइट था? कलरफुल है, रेड कलर में है. अगर मैं CA इन प्रैक्टिस होता, मैं कलरफुल बोर्ड यूज नहीं कर सकता. तो हमेशा हम देखते हैं कभी भी किसी का लोकेशन कैसा होता है, एक बोर्ड इधर होता है, इधर जाइए, फिर इधर जाते बोले इधर जाइए, इधर जाए बोले ऊपर जाइए, ऊपर जाके बोले इधर जाइए. ऐसे बोर्ड्स होते हैं एरो वाले, मैं लगा सकता हूं. लेकिन अगर कोई CA इन प्रैक्टिस है और अगर उसका ऑफिस बहुत गली गुल्ली में है, वो ऐसे एरो 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 ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकता. इट इज नॉट अलाउड. अगर मैं CA हूं तो मैं अपने घर के सामने नेम प्लेट वही लगा सकता हूं जो मैं ऑफिस पर लगा रहा हूं, उसके अलावा नहीं लगा सकता. ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं उसके. सेम अगर कोई एडवोकेट है तो उसका भी COC रहेगा, कोई CS है तो उसका भी COC रहेगा. तो प्रोफेशनल्स के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, वरना आपका मेंबरशिप बाढ़ कर लिया जाएगा. समझ में आए? जैसे हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में भी टेस्ट मैच चल रही थी इंडिया न्यूजीलैंड की. मतलब समझ गया कितनों को मालूम है कितनों को नहीं मालूम है. जिसको मालूम है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही थी, शुभमन गिल आउट हुआ, कैच आउट हुआ, बट वो कैच आउट नहीं था, आइडियली वो रॉन्ग था. तो शुभमन गिल ने उस चीज का गुस्सा अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर डाला, उस पर फाइन लग गई. BCCI बोलता है ये कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो नहीं कर सकते हो. आपका जो भी पर्सनल ग्रजेस है वो ग्राउंड तक ही रहेंगे, जो भी ग्रजेस है वो ग्राउंड तक ही रहेंगे, आप पर्सनल नहीं लेकर जा सकते उसको. समझ में आया? तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, आपको उसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है. 6th, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. मैं कैसे ट्रांसफर करूँ? ये लो, ये मेरा जो एजुकेशन है ट्रांसफर कर लो, मेरा CA डिग्री तुम रख लो, ऐसा होता है क्या? मेरी स्किल तुम रख लो, ऐसा होता है क्या? ये जो मेरी पढ़ाने की कला है मैं निकाल देता हूँ, रुद्रेश रख ले तेरे पास. सर ट्रांसफर नहीं कर सकते. ना ही आपको डिग्री ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही स्किल ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही अपना प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकते हो. Profession cannot be transferred to another person on the will of the professional. Example, a doctor cannot transfer his medical practice to his son or daughter who has not completed concerned medical education just because उसके पास में डॉक्टर का सेट है या उसके पास में किचन का सेट होगा उसके डॉटर के पास, सन के पास, तो इसके बाद डॉक्टर बना दोगे
और भामड़े को भेजोगे सर्जरी करके आ जा, मैं तेरे को ट्रांसफर करता हूँ, विल में तेरे को लिख कर जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रैक्टिस तू कर लेना। 10वीं में है वो, खोल देगा, लगाएगा स्टेपलर मार के, नहीं कर सकते ट्रांसफर सर। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर द फीस, बट ऑफकोर्स हर प्रोफेशनल अलग अलग अपनी अपनी फीस चार्ज करेगा। मुंबई में एक प्रोफेसर, मुंबई का एक लॉयर है, नाम सुना होगा तो, नहीं नाम नहीं बताऊंगा, तुम बताना मेरे को अगर पता है क्या, जिसने इसका केस लड़ा था। नाइनटीन 92 में जिसने स्कैम किया था, हर्षद मेहता, हर्षद मेहता, उसका केस लड़ा था। कौन है? हर्षद मेहता ही नहीं मालूम किसी को? पलक बोलती मेरे को तो नहीं मालूम, कोई सी हर्ष को नहीं जानती मैं। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट एंड बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं, अच्छा होमवर्क है, ऐसा होमवर्क कोई कम ही प्रोफेसर देंगे तुमको। स्कैम 1992 नाम से एक सीरीज है, वेब सीरीज है, वो सीरीज तुमने देखनी चाहिए, तब तुमको कॉमर्स का और इनसाइट समझ आएगा कि तुमने ये जो कॉमर्स स्ट्रीम लिया है ये एक्चुअल में कैसे रन होती है। बहुत मजेदार सीरीज है, और सीरीज मतलब कोई लर्निंग सीरीज नहीं है, उसकी लाइफ के ऊपर सीरीज है। पूरा स्टॉक मार्केट एक इंसान कैसे डोमिनेट करता था उसके ऊपर वो एक सीरीज है। मतलब वो इंसान ऐसा था, हर्षद मेहता, मेरे हिसाब से वो अच्छा था, ठीक है, डिबेट मत करना ना ऐसा क्या, मेरे लिए वो अच्छा था क्योंकि इस पोजीशन पे आके मेरे को समझ में आता है कि उस इंसान ने कुछ गलत नहीं किया, उस इंसान ने बस लॉज में लूप होल्स निकाले और उसको अपने फायदे के लिए यूज किया। एक सीए भी वही करता है, उसको पता है इनकम टैक्स कैसे चलता है, उसको पता है उसमें लूप होल्स क्या है, वही लूप होल्स को यूज करके अपने क्लाइंट्स को बोलता है, एडवाइस करता है कि अपना टैक्स की चोरी करो। तो मेरे को ऐसा लगता है उसने कुछ गलत नहीं किया। बट स्कैम 1992 वेब सीरीज जाना और उसमें देखना कि वो इंसान का, एक इंडिविजुअल इंसान ने पूरे इंडिया की इकोनॉमी कैसे चेंज किया। मतलब तुमको ये बात नहीं पता होगी ऑब्वियसली, मेरे भी एंड तक नहीं थी, बट ये तुम्हारे मम्मी पापा से पूछना तो बताएंगे तुमको कि 1992 के पहले तक, मतलब जब उसका एरा चलता था, हर्षद मेहता ने अगर रात को उसको 2 घंटे नींद नहीं आई होगी ना तो वो भी अगले दिन पेपर में आता था। अगर हर्षद मेहता किसी के दुकान के सामने से निकलता है ना तो वो दुकान वाला उसका फोटो लेके अपने आप पे फ्रेम लगा देता था। भगवान था वो, भगवान। रादर आज भी कितने सारे लोगों के लिए वो भगवान है। तो उस इंसान का जो केस लड़ा एक वकील ने, नाम चलो बता देता हूं, राम जेठमलानी, कभी नाम सुना होगा तो राम जेठमलानी। अगर तुमने नहीं सुना होगा सपोज नाम, तो मैं वो बता दूं वो हस्ती क्या है। वो हस्ती एडवोकेट है, उसके पास में जो भी इंसान आता है एडवाइजरी लेने के लिए, ही चार्जेस 1 लाख रुपीज पर मिनट। वो ऐसे केस पे नहीं लेता है, आप उसके पास में आए, हाँ करो उसके साथ टाइम पास, नमस्ते सर कैसे हो, घर पे सब बीवी बच्चे सब कैसे, बच्चे हो तो सब मजे में, हाँ तू बोलते जा, तेरा मीटर चालू है तू बोलते जा, पंचायती करते जा। आप वो नहीं कर सकते, आप वहां पे जाओगे टू द पॉइंट बात करोगे, निकल जाओगे, बाहर आते से आपको मिनट के हिसाब से 1 लाख रुपया चार्ज हो जाएगा। 4 मिनट हो 4 लाख का आपका बिल बन गया। अब ये चीज क्या अमरावती का वकील भी करेगा? वो तो इतनी सर्विसेज देगा कि तुम बोलोगे भाई बस कर, इतना तो मैंने तो पैसे नहीं दिया जितने तू मेरे को सर्विस दे रहा है। तो प्रोफेशनल का वही होता है कि जिसकी जैसी सर्विस वैसी उसकी फीस, समझ में आया? बट गुड्स में ऐसा होता है क्या? एप्पल का एक फोन है जो चेन्नई में भी उतने रुपए का मिलेगा, मुंबई में भी मिलेगा, अमरावती में भी मिलेगा, कश्मीर में भी मिलेगा, सेम प्राइस का मिलेगा, समझ में आया? तो प्रोफेशनल्स चार्ज डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट क्लाइंट्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। समझ में आया? पढ़ के तो प्रोफेशंस का बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ा रहा मैं। चेहरे देखो तुम लोगों के, मर जाओगे जैसे। खुशी ईशा पढ़ रहे हो ना?
हेलो हेलो, हाँ डन, पक्का। बिजनेस के फीचर्स, अरे बिजनेस बिजनेस, अनसर्टन रिटर्न, एलिमेंट ऑफ रिस्क, टू पार्टीज हैं, प्रॉफिट मोटिव, exchange of goods and services, dealings in goods and services, production in goods and services, टू पार्टीज हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और कुछ बचा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंटिन्यूटी इन डीलिंग, अनसर्टन रिस्क, तुम सालों कोलैबोरेशन कर रहे सबका, अनसर्टन रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क हो गया था वैसे। चलो सेकंड इज प्रोफेशन, एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफरेबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, और कुछ बचा है? श्योर? अच्छा ये चैप्टर बड़ा है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसकी भी टेस्ट आ जाएगी, तो मेक श्योर तुम धीरे धीरे पढ़ना चालू रखो, क्योंकि आज सपोज चैप्टर खत्म हुआ, मैं बोल दूंगा परसों टेस्ट है, फिर तुम बोलोगे सर मैं लकुत नहीं, तो अभी से पढ़ना चालू करो उसको, ठीक है? यहाँ तक में कुछ क्वेरी, कुछ डाउट? पक्का? चल 11:30 बजे, 11:30, मतलब टेस्ट का टाइम क्या कर लेंगे, जो लोग सीए फाउंडेशन में है वो सीए फाउंडेशन के बाद देवे, जो लोग सीए फाउंडेशन में नहीं है वो ये बैच के बाद देवे। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? अपनी बैच कब से कब है? 8 to 9, 9 to 10, तो 10:15, 10:20 या 10:30, चलो आपके लिए 10:30। जो लोग सीए नहीं है, सीए में नहीं बैठ रहे, वो 10:30 से बैठ जावे बैच टेस्ट देने के लिए, और जो लोग सीए फाउंडेशन की बैच करेंगे उनका 10:30 to 11:30 का बैच है, तो वो 12 बजे से दे देवे या 11:30 बजे से दे देवे, ऐसा। समझ में आया? थर्सडे बोला ना मैंने टाइमिंग, नहीं कब बोला मैंने टेस्ट? कल, कल ही है, हाँ सॉरी कल है, राइट, मैं थर्सडे सोच के बैठा था, कल है टेस्ट, माय बैड, ठीक है? नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं, ये देखिए आ गए तुम्हारे सर सर सर, अभी इतना सा तो टॉपिक है वो बेचारा, अरे दे तो दो, मैं पूरे 2 साल में तुमको एक अक्षर नहीं बोलूंगा तुम्हारे मार्क्स के लिए, मेरे को मार्क्स से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं कभी जीवन में पास नहीं हुआ कोई टेस्ट में, तो मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूं? एक टेस्ट, जीवन में एक टेस्ट में पास नहीं हुआ मैं कभी, तो मैं तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट करूं? मुझे तो टेस्ट इसलिए लेना है कि वो टेस्ट के बेसिस पे तुम पढ़ोगे, नहीं तो तुम कुछ नहीं पढ़ने वाले हो, क्योंकि जो नोट्स तुम यहां खोल रहे हो वापस यही खोल रहे हो, भाटा घर जाके खोलते हो बेशर्मो, तो कम से कम टेस्ट रहेगी तो खोलोगे तो सही, पढ़ोगे तो सही। 5% आएगा टेस्ट में लिखते हैं, क्या करना है? वर्ल्ड कप तो जीतना नहीं है तुमको इस पे से, ना मैं कोई नोबेल प्राइज देने वाला हूं तुमको, टेस्ट दोगे तो मुझे समझ में आएगा तुमको क्या समझा और क्या नहीं समझा, ठीक है? किसके नहीं मिली सेकंड चैप्टर के नोट्स? अरे ली नहीं, अबे वही तो बांटने बोला था मैं, उसमें, हाँ ये सिर्फ सेकंड चैप्टर है, खुशी ईशा कुछ डाउट नहीं है ना? ओके।